अग्निवंशी मैंसन के विशाल और आलीशान हॉल में सुबह की ताजी धूप कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छटकर अंदर आ रही थी। कल की होली का और रंगों की बौछार और भांग की मस्ती के बाद थकान पूरी तरह उतर चुकी थी। आज की सुबह बेहद खास थी। हाल का माहौल किसी उत्सव जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अग्निवंशी और ठाकुर परिवार ही नहीं बल्कि ओबरॉय परिवार भी मौजूद था। हॉल में आलीशान सोफे पर राघव जी, सिया जी, मिस्टर ठाकुर, सितारा जी बैठे थे। उनके ठीक सामने सोफे पर आर्यन के माता पिता मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय बैठे थे। आर्यन उनका इकलौता बेटा था, उनकी आंखों का तारा और उनकी पूरी दुनिया। कल होली के जश्न में जब आर्यन ने मीरा से अपने दिल की बात कही तो मिस्टर और मिसेज ओबरॉय की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें मीरा बहुत ही पसंद थी। मीरा ने अपने संस्कार, शांत और प्यारे स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। राघव जी, सच कहूँ तो कल जब आर्यन ने मीरा से अपने दिल की बात कही तो मेरा तो दिल ही भर आया। हमें हमारे आर्यन के लिए मीरा से बेहतर कोई लड़की मिल नहीं सकती, मिसेज ओबरॉय ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए भावुक होकर कहा। सिया जी ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मीरा, भले या ना तो लेकिन उसे रिश्तों का महत्व बहुत अच्छे से पता है और वो हमारे इशिका की सहेली नहीं बल्कि उसकी बहन जैसी है और हमारी बेटी की ही तरह। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है और हमारी मीरा भी बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें ऐसा परिवार मिलने जा रहा है। तभी सीढ़ियों से हल्की सी पायल की झंझनाहट गूंजी। सभी की नजरें ऊपर गई। इशिका और मीरा दोनों सहेलियां नीचे आ रही थी। इशिका ने एक बेहद खूबसूरत पेस्टल कलर का अनारकली सूट पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती देखने को ही बनती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 5 साल बच्चे की माँ है। उसके चेहरे पर एक सुकून और एक नई जिंदगी की चमक साफ दिख रही थी। उसके बगल में चल रही मीरा ने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सा सूट पहना था। उसके चेहरे पर कल के जा रहे मोहब्बत की वजह से एक हल्की सी लाली और झिझक भी थी। वह अपनी नजरें झुकाई इशिका के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों नीचे आई और हॉल में बैठे सभी बड़ों के पास जाकर उनके पैर छुए और उनके आशीर्वाद लिया। हॉल में शादी की तारीख पक्के होती पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। अब बारी थी आगे की रस्म और तैयारी की, जिसे लेकर हर कोई बेहद उत्साहित था। बातचीत आगे बढ़ी तो मीरा की आंखों में एक पल के लिए धुंधलापन आ गया। वह एक अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसे लगा था कि इतनी बड़ी शादी में उसका कन्यादान कौन करेगा, लेकिन इशिका अपनी सहेली की दिल की बात को भाप गई थी। इससे पहले कि मीरा कुछ बोलती मिस्टर ठाकुर और सितारा जी आ गए। मिस्टर ठाकुर ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और बेहद भावुक आवाज में कहा, मीरा बेटा, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। आज से तुम ठाकुर परिवार की बेटी हो। तुम्हारी शादी की हर रस्म में तुम्हारा कन्यादान और मैं और सितारा जी अपने हाथों से करेंगे। सितारा जी ने मीरा का गले लगा लिया। हाँ बेटा, इशिका हमारी एक आँख का तारा है तो दूसरी हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह विदा करेंगे। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू झलक पड़े। इशिका ने आगे बढ़कर मीरा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। पिछले जन्म में इशिका ने अपनों को खोने का दर्द सहा था, इसलिए इस जन्म में वह मीरा की दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। तभी इशिका ने सभी बड़ों की तरफ देखते हुए एक सुझाव दिया, मम्मी पापा, मॉम डैड, मेरा एक विचार है। मीरा और आर्यन जी की सगाई बहुत ही खास होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सगाई से लेकर शादी तक सभी रस्में में किसी बड़े आलीशान 5 स्टार होटल में रखी जाए। दोनों परिवार वही रहेंगे, जिससे हर रस्म बिना किसी भागदौड़ और पूरी मस्ती के साथ पूरी हो सके। आर्थर ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में इशिका का समर्थन किया। इशिका सही कह रही है। ओबरॉय ठाकुर परिवार की शादी है तो इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शहर का सबसे आलीशान पैलेस होटल बुक किया जाएगा। सभी परिवार वाले इशिका और अदर की इस बात से तुरंत सहमत हो गए। शादी की शुरुआती बातें तय होने के बाद अब सभी के वापस लौटने का समय था। शादी की तैयारी और बड़ों के साथ रहने के लिए इशिका ने फैसला किया कि वह शादी संपन्न होने तक इसी ओल्ड अग्निवंशी मैंसन में रुकेगी। मिस्टर और मिसेज ओबरॉय खुश होकर अपने घर वापस जा चुके थे। आखिर उन्हें भी शादी की तैयारी करनी थी। उनके जाने के बाद ठाकुर परिवार भी मीरा को अपने साथ लेकर ठाकुर पैलेस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शादी तक मीरा ठाकुर पैलेस में उनकी बेटी बनकर रहने वाली थी। आर्थर और आर्यन भी अपने अपने बिजनेस साम्राज्य को संभालने के लिए ऑफिस के लिए निकल गए। परिवार के जाने के बाद इशिका ने टाइम देखा। पिछले कुछ दिनों से होली के जश्न की वजह से उसका बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आखिर वह ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी और ठाकुर इंडस्ट्री की पावरफुल सीईओ जो थी। घर पर तो इशिका एक प्यारी पत्नी, मासूमा और संस्कारी बहू थी, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसका पूरा रूप पूरी तरह से बदल जाता था। बिजनेस के मामले में वह बेहद सख्त, कड़क और अनुशासन प्रिय थी।
ऑफिस कार कर्मचारी उसके नाम से थर थर काँपता था। उसे काम में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। इशिका अपने कमरे में कपड़े चेंज करके वापस नीचे आई। उसने पिंक कलर का बिजनेस सूट पहना था। इशिका की चमचमाती ब्लैक कार ठाकुर इंडस्ट्री के कॉरपोरेट ऑफिस के सामने रुकी। जैसे ही वह अपनी हाई हील की खटखट की आवाज़ के साथ लॉबी में दाखिल हुई, वहाँ तैनात गार्डों और कर्मचारियों ने सीधे खड़े होकर अदब से उन्हें सल्यूट किया। इशिका के सख्त चेहरे पर गंभीर भाव था। उसने बिना किसी की तरफ देखे बस अपना छोटा सा सिर हिलाया और सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। इशिका जैसे ही अपने आलीशान सीईओ की कुर्सी पर बैठी, उसकी पर्सनल असिस्टेंट निया, जो उससे पहले ही रख ली थी टेबल और कुछ ज़रूरी फाइलों के साथ कैबिन में दाखिल हुई। निया इशिका के सख्त स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वह बेहद संभल कर बात करती थी। गुड मॉर्निंग मैम, यह पिछले 3 दिनों की पेंडिंग फाइल्स है जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए, और दोपहर 2 विदेशी क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। निया ने औपचारिकता के साथ सारा काम लाइन में बताया। इशिका ने फाइल हाथ में ली। उसकी नज़रें आंकड़ों को स्कैन करने लगी। उसने बेहद गंभीर और भारी आवाज़ में कहा, निया, इस प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट को हमारा प्रपोज पसंद नहीं आए तो जिम्मेदार टीम को खुद मैं सस्पेंड करूंगी। मुझे आधे घंटे में सारी रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। जी मैं अभी लाती हूँ, निया ने डरते हुए कहा और तुरंत कैबिन से बाहर निकल गई। इशिका ने गहरी सांस ली और पेन उठाया और फाइलों को चेक करने में बिजी होगी। भले उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन एक बिजनेस वूमन के तौर पर वह अपने काम को लेकर उतनी ही क्रूर थी और परफेक्ट थी जितना उसका पति अथर्व अपने काम में था। अब एक तरफ शादी का जने और दूसरी तरफ बिजनेस का दबाव इशिका का दोनों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोपहर के ठीक 2 बजे इशिका अपनी पर्सनल असिस्टेंट निया और कोर टीम के साथ शहर के एक बेहतर नामचीन और आलिशान 5 स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थी। सामने बैठे विदेशी क्लाइंट ने इशिका की तीखी नज़रें और कड़क लहजे और कमाल के बिजनेस प्रपोजल से बेहद प्रभावित थे। इशिका ने जिस गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दी थी, उसने क्लाइंट को सोचने का भी मौका नहीं दिया। डेट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मिसेज अग्निवंशी, हम इस डील के लिए साइन करने के लिए तैयार हैं। विदेशी क्लाइंट के मुख्य अधिकारी ने खड़े होकर इशिका से हाथ मिलाया। इशिका के चेहरे पर एक पेशेवर और हल्की सी मुस्कान आ गई। थैंक यू, ठाकर इंडस्ट्री हमेशा बेस्ट डिलीवर करने में विश्वास रखती है। डील फाइनल हो चुकी थी। इशिका कागजात समेटकर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर होटल की आलीशान और खूबसूरत लॉबी में आ गई। जैसे ही इशिका लॉबी के विशाल झूमर के नीचे पहुंची, उसकी नज़र सामने से आ रहे बेतरसूखदार और रोबीले शख्स पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति और माफिया किंग अथर्व अग्निवंशी था। अथर्व हमेशा की तरह अपने ऑल ब्लैक फॉर्मल सूट में किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था, जिसके पीछे उसका वफादार पर्सनल असिस्टेंट विराज फाइलों के साथ चल रहा था और बॉडीगार्ड अथर्व भी इस होटल में अपने एक बहुत बड़ी और गुप्त बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। जैसे अथर्व की कटीली और गहरी नज़र लॉबी में खड़ी इशिका पर पड़ी, उसके कदम अपने आप इशिका की तरफ बढ़ गए। इशिका ने जब अपने पति को अचानक सामने देखा तो ऑफिस वाली सख्त और खड़ूस की छवि पल भर के लिए गायब होगी। उसके चेहरे पर पसंदीदा इंसान को देखकर एक बेहद खूबसूरत और सच्ची मुस्कान आ गई। अथर्व, आप यहाँ क्या कर रहे? इशिका ने अपनी आवाज़ की गंभीरता को भूलकर बेहद प्यार से पूछा। अथर्व ने उसके करीब आते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी जान, और तुम? मेरी भी बिजनेस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और गुड न्यूज़ यह है कि डील फाइनल हो गई है। इशिका ने गर्व से कहा। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें अपनी पत्नी के लिए गर्व और बेइंतहा मोहब्बत साफ झलक रही थी। इशिका ने पीछे मुड़कर अपनी असिस्टेंट निया की तरफ देखा, उसे जाने का इशारा किया। निया ने अदब से सिर झुकाकर वहाँ से तुरंत निकल गई। इशिका को अकेले पाकर अथर्व ने बिना देर किए आगे बढ़कर इशिका के कोमल हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। जब दोनों का काम खत्म हो चुका था तो क्यों न आज का बाकी का वक्त मैं अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ बिताऊं। अथर्व ने उसकी उंगलियों को सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में दीवानगी इशिका को दिल को धड़काने के लिए काफ़ी थी। अथर्व ने अपने असिस्टेंट विराज की तरफ देखा और उसे जाने का इशारा किया। विराज अपने बॉस के मूड को अच्छी तरह से समझता था। वह तुरंत फाइलों को समेट कर वहाँ से चला गया। वहाँ सिर्फ वे ही दोनों थे। अथर्व ने इसी 5 स्टार होटल में तुरंत एक बेहद आलीशान प्राइवेट डाइनिंग रूम बुक करवाया। यह कमरा बेहद ही खूबसूरत था, जहाँ चारों तरफ धीमी रोशनी, मखमली सोफ़ा और प्राइवेसी का पूरा इंतजाम था।
दोनों वहां बैठे और पुरानी यादों के साथ साथ आर्यन और मीरा की शादी की बातें करने लगे। इशिका अपने बिजनेस सूट में बेहद क्लासिक, कॉन्फिडेंस और कातिलाना रूप से खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की रंगत उस फॉर्मल कपड़ों में भी देखते ही बनती थी। कुछ ही देर में रूम का दरवाजा खुला और एक यंग वेटर डिनर की ट्रॉली सेट करने के लिए अंदर दाखिल हुआ। वह टेबल पर प्लेट्स और वाइन ग्लास लगा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी टेबल पर बैठी इशिका की तरफ देखा, वह इशिका की बेपनाह और जादुई खूबसूरती को देखते हुए पूरी तरह सतब रह गया। वह अपने हाथ में पड़ी कटलरी को भूलकर बस एकटक इशिका के चेहरे को देख रहा था, जिसकी नज़रों में इशिका के प्रति आकर्षण साफ दिख रहा था। वेटर की इस हिमाकत को सोफे पर बैठे अध्रव अग्निवंशी ने तुरंत भांप लिया। दुनिया जानती थी कि अध्रव अग्निवंशी अपनी पत्नी इशिका के लिए किस हद तक पागल था। वह किसी गैर मर्द की परछाई भी अपनी पत्नी पर पड़ने नहीं देता था, तो किसी को उसका देखना तो मौत को दावत देने जैसा था। अध्रव की आंखों में एक पल के लिए खून उतर आया। उसका चेहरा खूंखार और पत्थर जैसा सख्त हो गया। गेट आउट, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अथर्व ने बेहद भारी दहाड़ती हुई जानलेवा आवाज में चिल्लाकर कहा। कमरे की दीवार जैसे उसके गुस्से से कांप उठी। वह बेटा डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसके हाथ में चम्मच नीचे गिर गया। इस शहर में भला कौन था जो खूंखार माफिया किंग अथर्व अग्निवंशी के नाम और उसके गुस्से से वाकिफ नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वह बेटर बिना एक पल गवाए माफ़ी मांगते हुए उल्टे पैरों से कमरे से बाहर दुम दबाकर भाग गया। इशिका ने पहले बहुत ही हैरानी और चौंक कर अथर्व की तरफ देखा, क्योंकि अथर्व का गुस्सा वाकई डरावना था। लेकिन अगले ही पल इशिका के होठों पर बेहद ही खूबसूरत और प्यारी सी मुस्कान तैर गई। वह अपने पति के इस पॉजेसिव नेचर और उसकी दीवानगी को, इस जलन को बहुत अच्छे तरह से जानती थी और समझती थी। उसे अच्छा लगता था कि यह खूंखार माफिया किंग सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार में गिरफ्त में था। शांत हो जाइए मिस्टर माफिया किंग, वह सिर्फ खाना सर्व कर रहा था। इशिका ने हंसते हुए अथर्व का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। इशिका के छूते अथर्व का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उसने इशिका का हाथ उठाकर चूमा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा इशिका, मैं किसी और की नजरें तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इशिका इसके इस गहरे प्यार पर एक बार फिर से अपना दिल हार बैठी। इसके बाद दोनों ने शांति से एक साथ बेहद लजीज डिनर किया और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया और बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। पिछले जन्मों के दुखों के बाद यह सुकून उनके लिए बहुत ही कीमती था। डिनर खत्म करने के बाद अथर्व ने इशिका के लिए कार का दरवाज़ा खोला और दोनों एक साथ खुशियों से भरे माहौल में वापस ओल्ड अग्निवंशी मैंसन आ गए, जहाँ पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ओल्ड अग्निवंशी मैंसन में चहल पहल शुरू हो गई थी। छोटा आरुष अपनी मम्मा इशिका के हाथ से दूध पीकर और ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल के लिए रवाना हो चुका था। उसके तुरंत बाद खूंखार माफिया किंग अथर्व और अपने ब्लैक सूट में कड़क अंदाज के साथ अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क और ऑफिशियल बिजनेस को संभालने के लिए ऑफिस निकल गया था। इशिका भी अपनी चमचमाती ब्लैक कार में सवार होकर ठाकुर इंडस्ट्री के कॉरपोरेट ऑफिस पहुंच गई थी, जहाँ पेंडिंग फाइलों का अंबार उसका इंतजार कर रहा था। काम की कड़वाहट और गंभीरता में डूबी इशिका को पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर हो गई। वह लगातार लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ाए अपनी असिस्टेंट निया को निर्देश दे रही थी। तभी उसके पर्सनल फ़ोन पर स्क्रीन पर नाम चमक उठा। स्क्रीन पर उसकी माँ सितारा जी का नाम फ्लैश हो रहा था। इशिका के चेहरे की गंभीरता को कम करते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो मम्मा, कहिए सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से सितारा जी की चहकती हुई आवाज़ गूंजी। हाँ इशिका, सब कुछ ठीक है। बाबा, आर्यन और मीरा की शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकला है तो तैयारी अभी से करनी होगी ना। मैंने यह कल शादी की शॉपिंग करने के लिए किया। हाँ मिसेज ओबरॉय, सिया जी और मैं, तुम और हमारी प्यारी दुल्हन मीरा, हम पाँचों शॉपिंग पर जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए। सब बहुत ही एक्साइटेड है और तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और मॉल पहुँचो। इशिका ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है मम्मा, मेरा आज का काम जरूरी ख़त्म हो चुका है, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुँचती हूँ। कॉल करने के बाद इशिका ने निया को बाकी बचे हुए काम कल करने को बोलकर तेज़ी से कैबिन से बाहर निकल गई। इशिका सबसे पहले ओल्ड अग्निवंशी मैंसन पहुंची। उसने अपने कमरे में जाकर पहले हैवी फॉर्मल ड्रेस चेंज की और एक बेहद खूबसूरत, आरामदायक लेकिन क्लासी अनारकली सूट पहना। उसने हल्के मेकअप के साथ अपने बालों को खुला छोड़ दिया, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही थी। उसके बाद वह अपनी सासू माँ सिया जी को लेकर अपनी लग्जरी गाड़ी में शहर के सबसे बड़े और आलीशान मॉल की तरफ बढ़ गई।
डिजाइनर लाउंज का माहौल एक पल के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गया था। इशिका के हाथ में साड़ी छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि इस शहर की एक रईस घमंडी बिजनेसमैन की बेटी रिया बजाज थी। स्वभाव से उसे घमंडी, बदतमीज और दूसरों को नीचा दिखाने वाली लड़की कहा जाता था। वह नहीं जानती थी कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वह खुद मॉल की मालकिन और खूंखार सिगरेट माफिया किंग धड़ो अग्निवंशी की पत्नी इशिका अग्निवंशी। रिया ने जब इशिका को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर जलन से भून गई। इशिका ने बहुत ही सादगी से भरा हुआ लेकिन बेहद क्लासी सूट पहना था। उस सूट पर कोई बड़ा चमक दमक वाला ब्रांड लोगो नहीं था। रिया को लगा कि इशिका कोई साधारण या गरीब लड़की है जो बस वीआईपी सेक्शन में घूमने के लिए आई है। एक्सक्यूज मी, अपनी औकात देकर चीज़ों को छुआ करो। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को सिर्फ देखना आता है, खरीदने की हैसियत नहीं होती तुम्हारी। रिया बजाज ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए बेहद ही बदतमीजी से कहा। मीरा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। तमीज से बात करो, तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। ओ प्लीज, तुम दोनों ने घटिया कपड़े देखकर ही तुम्हारी औकात का पता चल रहा। रिया ने इशिका के कपड़ों को देखकर उसे का मजाक उड़ाते हुए कहा। रिया बजाज इतनी मूर्ख थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि इशिका ने जो सूट पहना उसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। इशिका के वार्डरोब का हर एक कपड़ा खुद उसका पति स्पेशल फैब्रिक मंगवा कर खुद डिजाइन करवाता था। इशिका अपनी जान से प्यारी पत्नी के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन चीज़ें तैयार करवाता जिन्हें बाजार से कोई नहीं खरीद सकता था।